नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मेरी प्रीवियस वीडियोस देख भी चुके होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबसे वादा किया था कि हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कृषि कानूनों के बारे में। तो कृषि कानूनों के संदर्भ में आज मैं सबसे पहला कानून आपके लिए लेकर आया हूँ। थोड़े से सरल शब्दों में इसको समझने का प्रयास करिएगा। हालांकि बहुत ही 8 पन्नों का जो है कि भारत सरकार ने जो है ये दस्तावेज जारी किया है। ये आपको मिल जाएगा, आपको भारत सरकार के राजपत्र में मिलेगा। ठीक है, तो 8 पन्नों का है ये कुल मिला करके। तो इसका नाम पहले अगर हम देखें तो द फार्मर्स, जैसा कि 3 कानूनों की कड़ी थी। ठीक है, तो उन 3 कानूनों की कड़ी में आज जो हम पहले कानून के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो कानून है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ठीक है, 5 जून 2020 से ये प्रभाव में आया था। हालांकि उसके पहले विधेयक कह रहा हूँ, अध्यादेश के रूप में आया था कानून, और फिर बाद में संसदीय प्रक्रिया द्वारा कानून पारित हुआ। आगे लिखा है कि हिंदी में कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून का हिंदी में अगर हम नाम देखें तो क्या है? कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020 इस कानून का नाम है। ठीक है, तो लेट्स इस पे अगर हम डिस्कस करें तो जाने कि ये क्या है। तो अगर मैं देखूं इंग्लिश में लाइन है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इकोसिस्टम वेयर द फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एंजॉय द फ्रीडम ऑफ चॉइस रिलेटिंग टू सेल एंड परचेज ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। सिंपल सा अगर फंडा मैं आपको बताऊं, समझाना चाहूं तो इसमें ये है कि जो किसान उत्पाद हैं, उनका सेल और परचेज, खरीद एवं बिक्री जो है बिना किसी बाधा के बाहर बाजार में भी किया जा सकता है। तथा ये जो सेल और परचेज होगा ये प्रतिस्पर्धापूर्ण रूप से होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर बाजार में टमाटर आता है तब वह मांग और डिमांड और सप्लाई का जो नियम होता है इकोनॉमी का, उसके हिसाब से वो काम करना शुरू करेगा। एपीएमसी में क्या होता था, आपका जो कार्टेल होता था उसके हिसाब से, क्योंकि बाजार समिति ही तो आपके उत्पाद का यानी कि फार्मर्स के प्रोड्यूस के मूल्य का निर्धारण करती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, कई सारे व्यापारी हैं और आपके जो है कि उत्पाद के मूल्य का निर्धारण करेंगे। अब कहेंगे कैसे? तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो क्या है, फिजिकल प्रोमाइसेस मार्केट, इसमें कुल मिलाकर के अगर मैं सिंपली आपको समझाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का मतलब क्या है। मैंने पिछले वीडियो में बात भी की थी कि एक ई नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, 2016 में ये प्लेटफॉर्म बन गया था। तो इसमें क्या है कि आप अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को रजिस्टर करेंगे, ठीक है, और आप अपने पते वगैरह को सब कुछ वहाँ देंगे, और अगर किसी भी व्यापारी को आपके प्रोड्यूस को खरीदना है तो वह उसे देखेगा और उसके मूल्य का निर्धारण करेगा। तो मान लीजिए कि एक किसान के किसी प्रोड्यूस के लिए 4 लोग जो है अप्रोच करते हैं, और चारों लोगों में से कोई जो है कि उसी का 20 रुपये पर केजी रेट लगाता है, कोई 22 रुपये पर केजी रेट लगाता है, कोई 25 लगाता है। तो फार्मर जो है कि देखेगा कि भाई 25 वाला जो है उसको अगर हम दे सकते हैं तो दे दें, उसको अपने प्रोड्यूस को आसानी से क्या कर सकता है, वो बेच सकता है। अब यहाँ पर उसको एपीएमसी की बाधा नहीं है कि भाई राज्य सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि इस कृषि उत्पाद को आप अपने राज्य से बाहर नहीं बेच सकते हैं। नहीं, यहाँ पर इस बाधा को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है इन कानूनों के माध्यम से। आगे लाइन हम देखेंगे तो इसके जो है 5 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर जो है ये प्रिलिमिनरी चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। मतलब आप जो है कि अपने उत्पाद को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग यानी कि
इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग वही एप्लीकेशन के माध्यम से, और जो ट्रांजैक्शन भी होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगली बात अगर हम करें तो फार्मर्स मीन्स, यहाँ पर दूसरा जो काम यहाँ बताया गया है कि किसान कौन है। इसी कानून में जो प्रिलिमिनरी चैप्टर है उसमें जो बी वाला पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि किसान कौन है, फार्मर्स का मतलब क्या है। तो इसमें फार्मर्स का मतलब सिंपली यही समझाया गया है कि मजदूरों के द्वारा या स्वयं या किसी किसान संगठन, मतलब एक समूह बना करके, और अगर किसी भी प्रकार से कृषि उपज पैदा की जा रही है तो उसे हम यहाँ पर किसमें, फार्मर के श्रेणी में ला देंगे। अब फार्मर प्रोड्यूस का मतलब क्या है, कृषि उत्पाद का मतलब क्या है। तो कृषि उत्पाद की श्रेणी में यहाँ पर सीरियल्स यानी कि अनाजों को लाया गया है, इसके बाद ऑयल्स को लाया गया है, ऑयल सीड्स को लाया गया है। इसके बाद जो है आपको इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो गोट्री, फिशरीज यानी कि मत्स्य पालन भी इसमें शामिल है। ये सारी चीज़ें भी हैं। इनफैक्ट आप देखें तो जो जानवरों के लिए आपका जो है चारा होता है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है, फोडर जिसको कहते हैं उसको भी शामिल किया गया है। तो ये सारे जो है क्या हो जाएंगे, आपके कृषि उत्पाद आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इसी में कही गई है बात इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड की, ट्रेड परमिशन की। पहले इंटर स्टेट ट्रेड और इंट्रा स्टेट ट्रेड के नियम अलग अलग थे, और इनफैक्ट इंटर स्टेट का मतलब होता है कि अपने राज्य से दूसरे राज्य में, अगर आपको मान लीजिए कि कोई उत्पाद बेचना है, जैसे मान लीजिए कि आपको बेचना है आम, जैसे इस समय आम हुआ है किसी किसान के पास, ठीक है, तो उसको ये अगर बेचना है तो पहले क्या था कि शेड्यूल्ड क्रॉप्स हुआ करती थी, शेड्यूल्ड जो है फसलें होती थी, अधिसूचित जिसको कहते हैं, होती थी क्या, अभी हैं, जिसको सिर्फ एपीएमसी में बेचा जा सकता था। तो जैसे मान लीजिए कि अगर उसको सिर्फ एपीएमसी में बेचा जा रहा है, एपीएमसी के बारे में हमने बात की है, तो वहां पर आपके फसल के मूल्य को जैसा कार्टेल ने निर्धारित कर दिया, बाजार समिति ने निर्धारित कर दिया, अपने अकॉर्डिंग क्वालिटी चेक करके, तो उसमें बेचना पड़ जाता था। ठीक है। और फिर वो वहां से फिर दूसरे राज्य की तरफ स्थानांतरित होती थी फसल। ठीक है। तो वहां पर जाकर के वो बहुत महंगा हो जाता था। तो ऐसे में क्या है कि डायरेक्ट आप ही मान लीजिए कि आप ही की फसल है, आपने ई नैम पे क्या किया, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहां पे अपना फोटो वगैरह दिया, आपने क्वालिटी उसकी बताई कि भाई इस तरह का मैंगो है, लंगड़ा आम है, दशहरी आम है, सिंधी आम है, जो भी आम हो, अलग अलग जो मैंगो के टाइप हैं, इसका भाई ये रेट है, आप इस रेट पर इसको खरीद लीजिए। तो वहां से आपको कॉल आएगा, और वो ऑटोमेटिक अपने परिवहन का साधन भेजना चाहते हैं तो वो अपने परिवहन का साधन भेज देंगे, या अगर आप अपने परिवहन का साधन भेजना चाहते हैं तो आप अपने परिवहन का साधन भेज देंगे, और इसके द्वारा जो है वो यहाँ से आपके राज्य से जो है फसल को लेते जाएंगे। अब आगे इसमें बात की गई है कि जो कौन ऐसा कर सकता है, मतलब जो है इंटर स्टेट ट्रेड और इंट्रा स्टेट ट्रेड में क्या है, तो हम आगे देखेंगे जो दूसरा चैप्टर है इसमें, चैप्टर 2। अब इसमें कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट परमिशंस। अब यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म इंटर और इंट्रा स्टेट परमिशन, वही जो मैं अभी पीछे बात कर रहा था कि परमिशन इसका दे दिया गया है। पहले इसमें बहुत तरीके के प्रतिबंध थे जो थोपे गए थे, जो एपीएमसी एक्ट के नियमों के तहत थे। हालांकि कुछ राज्य जो है अभी भी उस कानून को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो फिर संघीय ढांचे का उल्लंघन होगा, क्योंकि अगर कोई केंद्र सरकार कानून बनाती है तो राज्यों का जो है कि राज्य बाधित हैं उसको, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है, यहाँ पर सेंटर जो है कि एक तगड़ी भूमिका में आता है, तो राज्य जो है उसको अगेंस्ट जाकर के कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 256 है, 356 है, इनका यूज सेंटर कर सकता है फिर कई सारे नियमों के तहत। यहाँ पॉलिटी पे हम बात नहीं करेंगे। आगे अगर हम समझें तो ऐसा राज्य कुछ कर रहे हैं, जैसे राजस्थान ने कुछ नियम बनाए हैं, छत्तीसगढ़ ने भी शायद कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिससे इसको काटा जा सके, लेकिन क्या फायदा उसको। अब इसमें देखिए कुछ नियमों के साथ मैंने लिखा है शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस। अब यहाँ पे एक बात है कि मान लीजिए कि कुछ शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस हैं, तो सभी व्यापारी जैसे सिंगल व्यक्ति से नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है। उसमें क्या है कि जो लोग इनकम टैक्स
अधिनियम 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, वही इस तरीके का जो है इलेक्ट्रॉनिक लेन देन कर सकते हैं जो जो अधिसूचित फसलें हैं, ठीक है, जिनको एपीएमसी ने वो कर रखा था। लेकिन कुछ एक नियम है और ऐसे कि अधिसूचित फसलों को भी मतलब कोई भी खरीद सकता है यहाँ पर, जो भाई इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत रजिस्टर्ड है। अदरवाइज बाकी फसलें हैं तो उनको कोई भी खरीद सकता है, इनफैक्ट कोई इंडिविजुअल भी खरीद सकता है अपने यूज के लिए। अभी मैं आगे दिखाता हूँ आपको एक एक बातें। अब यहाँ पे दो बातें हम अगर समझने का प्रयास करें, दो तीन बातें और हैं समझने का हमको प्रयास करना है यहाँ पर कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिंपल सी बात है, मैंने कहा था कि जो किसान संगठन भी जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, वो भी जो है यहाँ पे फार्मर्स के अंतर्गत आ जाते हैं, तो इसको भी आपको जानना है। और इंटर स्टेट ट्रेड इंटर स्टेट ट्रेड दोनों हो चुका है। अब कौन कौन व्यक्ति जो है इस तरीके के ट्रेड को कर सकता है, ये चीज मैं नहीं बता पाया हूँ कि कौन कौन इस ट्रेड को कर सकता है। तो एक इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति जैसे मैं और आप भी चाहें तो खरीद सकते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई एक पार्टनरशिप फर्म है वो भी खरीद सकती है। कोई कंपनी अगर है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो भी किसी प्रोड्यूस को खरीद सकती है। और कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी खरीद सकते हैं। और कोई एक सोसाइटी भी उत्पाद को खरीद सकती है। अब ट्रेड एरिया कहाँ है, कहाँ कहाँ से खरीदा जा सकता है कृषि उत्पाद को, ठीक है। तो फार्म गेट, डायरेक्ट फार्म गेट से खरीद सकते हैं आप। दूसरी चीज फैक्ट्री या प्रीमाइसिस, मान लीजिए कहीं पर संरक्षण करके रखा गया है उत्पाद को, वहां से भी खरीद सकते हैं। वेयर हाउसेस से खरीद सकते हैं। या फिर दूसरा कोई स्ट्रक्चर्ड प्लेस है जहां पर जो है कि किसान अपने कृषि उपज को रखा हुआ है, तो वहां पर से भी जो है ट्रेडिंग की जा सकती है आसानी से। तो ये जो है ट्रेड प्लेसेस कुछ हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो और क्या क्या चीजें बची रह गई हैं उनको अगर हम डिस्कस कर लें तो हाँ, नो मार्केट फी, सेस और लेवी, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप जो है जब एपीएमसी में अपने कृषि प्रोड्यूस को बेचने जाते थे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचने जाते थे, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने तरह तरह के टैक्स लगा दिए थे, लेवी लगा दी थी। और इससे क्या होता था कि जो फसल अभी फार्म गेट पर किसी और दाम में होती थी, वहां पर उसका बढ़कर के दाम क्या हो जाता था, और ज्यादा हो जाता था। जिससे मैंने कहा था कि फार्म टू फोर्क की कीमत क्या होती थी, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती थी। यानी कि खेत से लेकर और उपभोक्ता तक जो जाने का जो अंतराल था, वो गैप था, वो बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब मार्केट फीस, सेस या लेवी कुछ नहीं लगेगा कृषि उत्पाद पे, किसी भी कृषि उपज को बेचने पर, तो इससे क्या होगा कि आप अगर अपने डायरेक्ट उपभोग के लिए कोई उत्पाद खरीदते हैं तो आपको जो है मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बड़े पैमाने पे खरीदना चाहते हैं तो बड़े पैमाने पे खरीद सकते हैं। इसमें क्या है कि कौन कौन खरीद सकता है कृषि उत्पादों को, ठीक है। तो आप अपने सेल्फ यूज के लिए भी खरीद सकते हैं, ठीक है। आप किसी और के लिए खरीद सकते हैं। अगर होलसेल में खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो होलसेल खरीद कर बेच भी सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं। आप जिस भी तरीके का आप चाहते हैं वो जो ट्रेडिंग करना, उस तरीके का आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस पर आपको फीस, सेस और लेवी नहीं लगेगा किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर। इससे एक दिक्कत पैदा हो सकती है कि कुछ एक ऐसी चीज़ों को भी लोग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का नाम दे करके और खरीद करके लेकर आ जा सकते हैं और टैक्स को बचाया जा सकता है उसी व्हीकल वगैरह से, ऐसा किया जा सकता है, इस तरीके की चोरी होंगी। दूसरी चीज, डेयरी प्रोडक्ट को भी जो है आपको इसी में शामिल किया गया है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के रूप में ही। अब ये सारी चीजें हैं, कौन कौन खरीद सकता है ये भी चीज हो गई। कौन कौन ट्रेड कर सकता है, यहाँ पे खरीद सकता है, ट्रेड कर सकता है, बात एक ही है।
ये भी हो गया। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या, हाँ एक और चीज़, पेमेंट कितने दिनों में होना चाहिए। तो पेमेंट की बात यहाँ की गई है कि जिस दिन ट्रेडिंग होती है, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने कृषि उपज को आज बेचा तो आज ही हो जाएगा उसका पेमेंट, या फिर 3 दिन के अंदर ही पेमेंट को ड्यू करना है, मतलब अधिक से अधिक 3 दिन के अंदर पेमेंट को किसान को दे देना है, ठीक है। उससे ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज फिर चौथा जो नियम है इसमें पेनाल्टी क्रिएशन भी है, पेनाल्टी भी जो है कि लगाई जा सकती है किसी भी ट्रेडर के ऊपर, ठीक है। तो ये भी है, तो आप उसी दिन या तो कर दीजिए पेमेंट, या मैक्सिमम 3 दिन का आपको समय दिया गया है उसके अंदर आप पेमेंट कर दीजिए। तो आप सोच सकते हैं कि जो एपीएमसी में 6-6 महीने का गैप होता था कि आपका प्रोड्यूस आज खरीदा और 6 महीने बाद आपको जो है कि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ। आपको तुरंत पैसे की जरूरत है, आपने तुरंत अपने प्रोड्यूस को बेचा, आपको तुरंत क्या हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये लाभ तो है ना कि कम से कम अगर तत्काल पैसे की जरूरत है तो किसान को तत्काल पैसे की प्राप्ति यहाँ पर हो जाएगी, एक तो फायदा ये होगा। तो ये कुछ नियम है। तो कुल मिला के अगर इसको मैं संक्षिप्त रूप में करना चाहूँ तो देखिए, संक्षिप्त रूप में कानून बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस कानून में क्या क्या चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अब किसानों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कहाँ बेचें, ठीक है। वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को चाहे तो एपीएमसी में बेचें, ठीक है, और चाहे तो एपीएमसी के ही अल्टरनेट मार्केट में बेचें, प्राइवेट मार्केट में बेचें। अब उनको जहां पर फायदा मिलता है वहां पर अपने प्रोड्यूस को ले जा करके बेचें, ठीक है। दूसरा जो फायदा है, यहाँ पर प्राइवेट लोग भी एंटर कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर में हो सकता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले, जिस चीज को सरकार काफी दिनों से कोशिश कर रही है कि एग्रीकल्चर में प्राइवेट जो है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा तो वो सोचेगा कि भाई देखो, अगर आपको कुछ मतलब फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है किसी बिजनेसमैन को लेट से, तो उसको क्या चाहिए, फार्मर्स चाहिए, और वो फार्मर्स जो है उनके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर करें। तो उनके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर तब करेंगे जब वो जो व्यापारी होगा वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा उन फार्मर्स के कृषि में। इसीलिए तो आगे आप देखेंगे कि जो दूसरा नियम है वो अनुबंध कृषि को लेकर के है। पहला कानून तो ये है, दूसरा अनुबंध कृषि के लिए लेकर के आ गया है कि मतलब दो किसान आपस में एक ट्रेडर या एक व्यापारी और एक किसान आपस में अनुबंध कर लेंगे, और उस अनुबंध के अनुसार कृषि होगी, और फिर जा करके वो आगे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, और कृषि में जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का एक अच्छा कार्य होगा। अब इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एमएसपी को क्या दिक्कत है, एमएसपी कैसे खत्म हो सकती है, क्या हो सकता है। देखिए, एमएसपी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होगा क्या कि जब पैरेलल एक मार्केट तैयार होगा ना, तो एपीएमसी जो सरकारी मंडियां हैं और फिर इसी के अल्टरनेट प्राइवेट मंडियों की स्थापना होनी शुरू होगी। तो सरकारी मंडी और प्राइवेट के बीच में फिर क्या होगा, आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है। और उस प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, उस कंपटीशन में क्या होगा कि जो प्राइवेट फर्म्स होंगी वो आगे निकलती चली जाएंगी, ठीक है। और प्राइवेट फर्म्स जो है हो सकता है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का अच्छा जो है पैसा देना शुरू कर दें, ठीक है। तो जब वो अच्छा पैसा देना शुरू करेंगी तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जा करके गवर्नमेंट एमएसपी को हटा दे, ठीक। तो अगर गवर्नमेंट एमएसपी को हटा देगी, ठीक है, तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि फिर यही जो प्राइवेट ग्रुप्स ऑफ मंडीज हैं, ये क्या करें, ये एग्रीकल्चरल कार्टेल बना लें, और ये जो है कि फिर किसानों का शोषण करना शुरू कर दें, एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दें। इसी वजह से जो किसानों की डिमांड है कि भाई एमएसपी को आप कानून में डाल दीजिए, क्या आप एमएसपी को बाद में समाप्त नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो है कि ये डिमांड इसीलिए है कि क्योंकि एमएसपी, इसके नियम कुछ ऐसे हैं कि बाद में जाते जाते क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। एमएसपी को खुद सरकार समाप्त कर सकती है, करेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो हाल ही में 5 या 6 फसलों पे एमएसपी को बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा। तो ऐसा कहना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात की गई है। मान लीजिए कि व्यापारी और किसान के बीच में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो
तो इसके लिए विवाद निवारण तंत्र जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे यानी कि एसडीएम होंगे वो बनाएंगे। उसमें जो है कि एक व्यक्ति जो उन्हीं के नीचे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नीचे कोई व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, उसको जो है उसका अध्यक्ष बनाएंगे। और एक व्यक्ति जो होगा, मतलब 4 लोगों से ज़्यादा उस